तो आज हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक इन हिंदी मीडियम। तो यह हमारी एनसीईआरटी सीबीएसई आरबीएसई में इस बार यही लागू की गई है। तो इसका हमने पहला पाठ पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका पाठ नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम पाठ संख्या 2 पर चलते हैं। तो अब हम पाठ संख्या 2 पर आ गए हैं। तो इस पाठ संख्या 2 में है अम्ल, क्षारक एवं लवण। यानी हमारे पाठ का क्या नाम है? हमारे पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक व लवण। तो इस पाठ में हम अम्ल, क्षारक व लवण ये तीन चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अम्ल क्या होता है, फिर हम देख लेते हैं क्षारक क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ये लवण क्या होता है। लवण तो वैसे हम पढ़ेंगे, साथ साथ आता रहेगा। तो सबसे पहले हम अम्ल देख लेते हैं। यानी सबसे पहले हमारे मन में सवाल उठता है कि अम्ल क्या है। तो अम्ल वह चीज़ है, यानी अम्ल क्या है। यानी अम्ल का इंग्लिश में अगर नाम देखें तो अम्ल को अंग्रेजी में हम कहते हैं एसिड। अम्ल को हम अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। और ये स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में ये खट्टे होते हैं। यानी अम्ल होते हैं वो स्वाद में तो खट्टे होते हैं, और इनका जो अंग्रेजी नाम है वह है एसिड। तो अब हम आगे और लिखते हैं। अब हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो अम्ल की परिभाषा होती है कि वे क्या वे अब हम लिख लेते हैं कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो जिसको हम चखें ना तो वो खट्टे होते हैं। और कुछ एसिड्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो हम उन्हें चख नहीं सकते। तो उनके लिए होता है कि ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यानी अम्ल होते हैं वे स्वाद में तो खट्टे होते हैं, और वे नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और वे अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल कहलाते हैं। अब हमारे अम्ल देखो, उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल लें। तो H2SO4 एक तो ये हो गया, और एक हो गया हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हमारे दो अम्ल है, वो स्वाद में खट्टे होते हैं और वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और सबसे पॉपुलर है वो HCl है, क्योंकि अत्यधिक खतरनाक होता है। तो अगर आप परीक्षण करें तो खुद अकेले यूज न करें, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं। हमने अम्ल देख लिया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अब हम पाठ के अनुसार चलते हैं। तो पाठ में फिर हमारा आगे है कि इसका हमने यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अम्लों का स्वाद होता है खट्टा होता है, तथा यह नीली लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यह हमने आपको पढ़ा दिया। और जबकि क्षारीय होते हैं, फिर हम लिखेंगे कि हमने अम्ल तो यहाँ तक देख लिए, फिर हम देखेंगे क्षारीय क्या है। यानी क्षारीय क्या है, यहाँ तक आप पहले हम पढ़ लेते हैं। फिर हम इनके गुण धर्मों की एक सारणी बनाकर आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे देंगे, फिर आप उनको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। तो क्षारीय क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं यानी वे क्षारीय क्या है? क्षारीय क्या है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? जो स्वाद में तो होते हैं कड़वे होते हैं। जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को नहीं,
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे क्षारीय। अब हमने अम्लीय देख लिया, क्षारीय देख लिया। अब यानी वो पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को वे नीला कर देते हैं, और इसमें अम्ल में जो होता है वह आयन होते हैं H धनात्मक, और जो क्षारीय प्रकृति में होता है उसमें होते हैं OH ऋणात्मक। ये तो होते हैं इनके आयन, यानी इसके तो हो गए आयन, अम्ल के तो हो गए H+ और क्षारीय के हो गए OH-। यानी इसका अगर सीधा सीधा कंपेरिजन देखें तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी जो खट्टे हुए वो तो कहलाते हैं हमारे अम्ल, और जो क्षारीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कड़वे होते हैं। और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वह तो होते हैं अम्ल, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वह क्षारीय कहलाता है। अब देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक और है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद न रहे तो इसके लिए है अम्ल। अम्ल यानी जो अम्ल यानी जो नीले लिटमस पत्र को यानी लाल कर देते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं, जिसके लास्ट में अम्ल है इसके लास्ट में ल है तो यह कर देते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल, तो यह तो हो गया अम्ल यानी लाल कर देते हैं। और क्षारीय तो फिर आपको पता चल ही जाएगा। तो अब हम आगे पार्ट देखते हैं। फिर हमारा यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, और फिर हम अब आगे चलते हैं। फिर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, तो उस प्रश्न को हम थोड़ा सा स्लो करने की प्रक्रिया देखेंगे। तो इसमें है कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, यानी आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, यानी ये तो हो गई पहली परख नली, ये हो गई दूसरी परख नली, और ये हो गई तीसरी परख नली। यानी हमें यह 3 परख नली दी हुई हैं, और इनमें क्या डाला हुआ है? इनमें एक में तो डाला हुआ है इसमें से आश्वित जल, एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन, यानी इसमें तो है जल और इसमें है हमारा अम्ल मान लेते हैं, और इसमें हम मान लेते हैं क्षारीय, यानी इसमें हमारा जल हो गया, इसमें अम्ल और इसमें क्षारीय। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो परख नली में दिए गए पदार्थों की जांच कैसे करेंगे? तो हम इन पदार्थों की जांच ऐसे करेंगे कि हमें यह एक पत्र दिया गया जो कि लाल है, लाल लिटमस पत्र दिया गया, तो हम इसको पहले जल में डुबाएंगे, कोई अभिक्रिया नहीं। फिर हम इसको डुबाएंगे लाल लिटमस पत्र को, किस में डुबाएंगे? लाल लिटमस पत्र को हम डुबाएंगे क्षारीय में, तो ये नीला हो जाएगा। नीला होने के बाद हम इसको अम्ल में डुबाएंगे, तो इस तरह से हमें सभी क्या होंगे? इन सभी का पता चल जाएगा ये कौन जल है, कौन अम्ल है, कौन क्षारीय है। तो यह प्रश्न तो आसानी था। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि अम्ल को पदार्थ अम्ल या क्षारक कुछ ऐसे पदार्थ है जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अब फिर हम आगे चलते हैं। अब हम गंधीय सूचक तो पढ़ लिया। अब अगर आप ये क्रियाकलाप पढ़ना चाहो, यहाँ पर क्रियाकलाप 2.2 दिया गया है, अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर हमें देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर आपका ये थोड़ा ये चित्र है, ये आपको नीचे दिया गया है। ये चित्र थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी एक बार आपको इसको थोड़ा देख लीजिए बस, फिर हम आगे थोड़ा क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ पर भी कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। तो अब हम आगे यहाँ पर आ गए हैं। अब आगे यहाँ पर हमें दिया गया है कि आपने अम्ल पढ़ लिया, यानी आपने देखा कि अम्ल क्या होता है, आपने क्षारीय भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि लवण क्या होता है। यानी यहाँ पर देखिए आप परिभाषा दी गई है कि धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है, एक यौगिक बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। यानी क्या होता है कि हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं लवण। लवण क्या है, यानी इंग्लिश में लिखे तो व्हाट इज लवण। व्हाट इज लवण, यानी आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ में आने लगे। इतनी तो कोई हमको ज़्यादा नहीं है इंग्लिश की जरूरत, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में हैं।
तो आपको हम हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे धातु अम्लों से, धातु अम्लों, धातु है वह अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु, अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं धातु है वह हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस से का हाइड्रोजन, धातु है वह परमाणु अम्लों के साथ हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में व्यक्त करती है, हाइड्रोजन गैस के रूप में व्यक्त करती है। क्या कहलाती है? यानी धातु अम्लों के साथ हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में व्यक्त करती है और एक यौगिक बनता है, और एक यौगिक बनता है। वह क्या कहलाता है? एक जो यौगिक बनता है वह कहलाता है हमारा लवण कहलाता है। और इसमें एक यहाँ पर जो अभिक्रिया दी हुई है आप उसको देख सकते हैं। यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि अम्ल यानी अम्ल होते हैं, तो पेज को ले लेते हैं। अम्ल होता है वह जुड़ जाता है किसमें? धातु में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है लवण हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। यानी अगर हम देखें कि हमें अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो हमें एक तो लवण प्राप्त होता है और एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण तो हम देख लेते हैं कि अम्ल होता है, अम्ल यानी धातु ले लेते हैं Fe यानी लोहा प्लस 2 अम्ल क्या ले? अम्ल ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा, एक तो हमें लवण प्राप्त करनी है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर लवण यानी FeCl प्लस H2, यानी हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त करनी थी और एक हमें यह लोहा और एक क्लोरीन प्राप्त करना था। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। या अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। अगर आप इस अभिकारक क्रियाकलाप को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। इसमें भी कोई इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा, फिर भी आपको बता देते हैं। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्षारक और अम्ल साथ में भी क्रिया करते हैं। क्षारक और अम्ल होते हैं, यानी जो हमारा अम्ल है, अम्ल हो गए तो फिर इसमें हम क्षार मिला देते हैं। क्षारक मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एक तो यहाँ पर दिया हुआ लवण प्राप्त होगा और एक जल प्राप्त होगा। लवण प्लस जल प्राप्त होगा। यानी अगर हम उदाहरण लें तो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है NaOH HCl, तो हमारा अम्ल हो गया। प्लस में हम ले लेते हैं यहाँ पर NaOH अब हम इसकी अभिक्रिया होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक तो हमें प्राप्त हो जाएगा NaCl और प्लस हमें प्राप्त हो जाएगा H2O, यानी हमें जल भी प्राप्त हो गया। यानी इसके अनुसार हमें लवण प्राप्त हो गया और जल प्राप्त हो गया। अम्ल और क्षारक मिले तो हमें लवण व जल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अगर हमें अम्ल व यहाँ पर दिया हुआ है कि अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण व जल प्राप्त करते हैं, यानी अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर लवण व जल प्राप्त करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अगर हमारा अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करके लवण व जल प्राप्त करता है तो यह हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहलाती है। फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर ऊपर दिया गया है, हाँ यहाँ पर थोड़ी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि धातु ऑक्साइड होती है, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड होगी, वह क्या करेगी, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल मिल जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा एक तो हमें लवण प्राप्त होगा, यहाँ पर दिया गया है, एक तो हमें लवण प्राप्त होता है और एक हमें जल प्राप्त होता है। हमें दो चीज़ें प्राप्त होगी, लवण प्लस जल, लवण व जल प्राप्त होगी। अब इसमें नीचे दिया गया है कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्राप्त करती है। इस अभिक्रिया को धात्विक ऑक्साइड या क्षारीयक ऑक्साइड कहते हैं। फिर आगे यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। फिर यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हमारा यह हो सकता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ होते हैं वह क्या करते हैं, वह अम्ल होते हैं तथा यह धातु ऑक्साइड के साथ मिलकर विषैला पदार्थ बना सकते हैं और यह हमारी सेहत के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें खट्टे पदार्थ एवं दही को किस में नहीं रखना चाहिए, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। फिर यहाँ पर इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। फिर अगर आप इस क्रियाकलाप 2.8 को पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा इस चित्र को एक बार देख लो तो आपको याद हो जाएगा। यानी ये है एक बीकर है और इस बीकर में यहाँ पर एक कील दी हुई है और इसमें रबड़ का कोरक और तनकवर्त अम्लीय विलयन दिया गया है और 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर चार्ज होगी और बल्ब चल रहा है, यहाँ पर स्विच दिया गया। यानी ये इतना सारा क्रियाकलाप चित्र 2.3 है। फिर यहाँ पर भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। और यहाँ पर जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का क्या होता है, यह भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने आपको यह पहले बता दिया था, H+ आयन और OH- आयन अम्लीय व क्षारीय प्रकृति में होते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है ये दो दिए यहाँ विक्रिया, ये किसकी है, यहाँ पर O- आपको प्रदर्शित हो रहा होगा, तो ये क्षारीय प्रकृति की है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि क्षार किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार कहते हैं, यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्षार कहते हैं कि क्षारक जल क्षारक होता है, वह क्या करता है, जल में क्षारक होता है, वह जल में क्या करता है, हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड सही नहीं लिखा हुआ तो आप थोड़ा अरेंज कर सकते हो, यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लेना, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं, OH-, यानी किसका आयन है ये, यह क्षारीय प्रकृति का आयन है। OH- आयन उत्पन्न करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, कौन उत्पन्न करते हैं, क्षारक में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं।
यानी क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड O- आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हमें क्षार कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, बस यहाँ पर इतनी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सभी क्षारक, यहाँ पर क्या आप जानते हैं, येलो बॉक्स में आप देख सकते हैं कि क्या आप जानते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह चिकना होता है, तरह स्वाद आता है, और ये स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। इनकी प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। यानी संक्षारक क्या होती है? वो होती है जो अम्लों धातु होती है, वो अम्लों के साथ भी अम्ल व ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? जंग लगा लेती है या जंग उत्पन्न होता है, तो उसे हमें संक्षारक ही कहते हैं। कि इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। यानी इन्हें हमें नहीं तो छूना चाहिए और नहीं चखना चाहिए। यहाँ पर आप नीचे ये चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये हाथ पर डालता हुआ ये आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको हाथ पर डाल लेंगे ना, तो यानी ये अंगुली है, अगर मैंने इस पर ये डाला तो यहाँ से इतनी जितनी दूर पड़ेगा उतनी दूर से सारा एकदम जला के छोड़ देगा। और यहाँ पर आप धुआं निकलता हुआ ऐसा देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप क्रियाकलाप को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब हम और आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा, आगे भी कोई इतना इम्पोर्टेंट लग तो नहीं रहा, तनुकरण है। क्या कहलाता है तनुकरण? कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ OH- में प्रति इकाई आयतन की में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। और एवं अम्ल या क्षारक होते हैं वह तनीकृत होते हैं। अम्ल क्षारक हमारे क्या होते हैं? वो तनीकृत होते हैं। और ये पर्सन है, ये आप खुद से स्लो करोगे तो आपको अच्छी आपकी जो होगी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी। अगर आप लिख के इनको ट्राई करोगे तो फिर हम